दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पे हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की एक सीरीज चला रहे हैं जिसका पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया जा चुका है। ये सेकंड पार्ट है दोस्तों, जिसमें हम 1947 के बाद के मध्य प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 1947 के बाद जैसे ही देश आजाद हुआ था तो उसके बाद 1956 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो उस समय के मध्य प्रदेश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले हम इसे ऐसे समझेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मैप के द्वारा भी समझेंगे, तो वीडियो में बने रहें। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का 1947 से 56 तक का क्या यहाँ पे नक्शा था, वो सभी चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे और कैसे मध्य प्रदेश बटा हुआ था। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का गठन के समय 1947 से 1956 तक के मध्य प्रदेश को हम यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों पहले तो बता दें कि 1940 इस पीरियड में मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड था। यहाँ पे स्टेट ए, स्टेट बी, यहां पे देख लेंगे हम स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी और यहां पे स्टेट डी। दोस्तों ये है क्या, तो इसके बारे में अभी हम समझते हैं कि स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट डी थे क्या। तो दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश 1947 के बाद जब तक इसका गठन नहीं हुआ था तब तक मध्य प्रदेश 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड था। ये पहला स्टेट ए जिसे हम जानते हैं सीपी एंड बरार प्रांत के नाम से। तो सीपी कर लेंगे एवं बरार प्रांत। दोस्तों यहाँ पे सीपी का मतलब है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत। ये स्टेट ए था जो वो एक पार्ट में बटा हुआ था, कौन सा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों ये था क्या, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत। तो दोस्तों ये क्षेत्र था पूरा बघेलखंड वाला, बघेलखंड, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे और कौन सा क्षेत्र था, तो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था यहाँ पे दोस्तों। किसमें, स्टेट ए में, जिसका नाम क्या था, सीपी एंड बरार प्रांत स्टेट ए के अंतर्गत आता था। जो क्या है यहाँ पे, तो बघेलखंड और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल थे। जितनी भी रियासतें थी छत्तीसगढ़ और बघेलखंड में इसमें शामिल थी। और दोस्तों इसका जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी, तो इसकी राजधानी दोस्तों यहाँ पे नागपुर थी। तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे इसकी राजधानी नागपुर थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि 1947 के बाद 1956 तक जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं होता है तब तक मध्य प्रदेश 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड था, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट डी। अब यहाँ पे दोस्तों स्टेट ए में सीपी एंड बरार प्रांत था। इस सीपी बरार प्रांत में कौन सी रियासतें आती थी, तो बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की सभी रियासतें आती थी, जिसकी राजधानी क्या थी, यहाँ पे नागपुर थी। अब हमें इतनी बात समझ आई कि इसकी राजधानी नागपुर थी। दोस्तों अब हम यहाँ पर स्टेट बी की बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मध्य भारत, जैसे हम किस नाम से, तो मध्य भारत के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक कौन सा क्षेत्र है मध्य भारत का, तो दोस्तों इसमें कौन सा क्षेत्र था, यहां पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी रियासतें शामिल थी, पश्चिमी रियासतें। तो यहां पे याद रखना जो इस वाले पार्ट का पार्ट था उस समय ये वाली पश्चिमी रियासतें सभी क्या थी, इस पार्ट में शामिल थी, स्टेट बी में। अब पश्चिमी रियासतें इसमें शामिल थी दोस्तों, तो इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी ग्वालियर और इंदौर। दोस्तों ग्वालियर और इंदौर इनकी राजधानी थी, जो कि क्या 6 माह के लिए थी। तो यहाँ पे याद रखना कि मध्य प्रदेश के जो स्टेट बी था इसे किस नाम से, तो मध्य भारत के नाम से हम यहाँ पे जानते थे, और इसकी पश्चिमी रियासतें इसमें क्या थी, शामिल थी, और इसकी राजधानी ग्वालियर इंदौर थी, जो कि 6 माह के लिए थी। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि कुल कितनी रियासतें थी उस टाइम पे, तो दोस्तों यहाँ पे 26 रियासतें थी पश्चिमी
मध्य प्रदेश में या पश्चिम मध्य भारत में, तो इसके बारे में याद रखना कुल कितनी रियासतों को शामिल किया गया था, तो 26 रियासतों को यहाँ पे शामिल किया गया था पश्चिमी रियासतों में। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसकी राजधानी क्या है, इंदौर एवं ग्वालियर थी, जो कि 6 माह के लिए थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेट सी के बारे में। तो दोस्तों स्टेट सी में कौन से भाग थे, तो यहाँ पे स्टेट सी में विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश। तो दोस्तों विंध्य प्रदेश के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो पार्ट सी था इसे विंध्य प्रदेश के नाम से हम जानते थे, और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इसकी राजधानी यहाँ पे रीवा थी, इसकी राजधानी यहाँ पे रीवा थी। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश, और विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी दोस्तों, यहाँ पे रीवा थी। और इसमें कुल कितनी रियासतें शामिल थी विंध्य प्रदेश में, तो दोस्तों इसमें थी 38 रियासतें शामिल। हम इसे थोड़ा सा रब कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि विंध्य प्रदेश में कुल कितनी रियासतें शामिल थी, तो यहाँ पे टोटल 38 रियासतें शामिल थी, जिसकी राजधानी क्या थी, यहाँ पे रीवा थी। तो दोस्तों ये है हमारे पार्ट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। यहाँ पे स्टेट डी की बात आएगी तो दोस्तों इसमें भोपाल रियासत शामिल थी। भोपाल के अंतर्गत जो भी आता है वो सभी रियासतें इस समय पार्ट स्टेट डी में शामिल थी। पार्ट डी में यहाँ पे शामिल थी कौन सी, तो भोपाल रियासत। तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1947 के बाद 1956 तक क्या था मध्य प्रदेश का स्वरूप। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखना, छत्तीसगढ़ यहाँ से अलग नहीं हुआ था, तो ये था यहाँ पे, और यहाँ पे महाराष्ट्र के भी कुछ जिले यहाँ पे लगे हुए थे मध्य प्रदेश से। तो उस समय ये था मध्य प्रदेश का स्वरूप, जो कि वर्तमान में ऐसे दिखाई देता है। पहले मध्य प्रदेश का स्वरूप ए वाला था। अब यहाँ पे 1947 से 1956 तक रहा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे परिवर्तन कैसे आया तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि स्टेट ए 4 पार्टों में मध्य प्रदेश बटा हुआ था, स्टेट बी, सी और डी। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेट ए में क्या था, तो सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत था, जैसे किस नाम से, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतें शामिल थी, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। अब यहाँ पे स्टेट बी में क्या था, तो दोस्तों इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसमें पश्चिमी रियासतें शामिल थी। कुल कितनी रियासतें शामिल थी, तो 26। और दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी, तो ग्वालियर और इंदौर। कितने समय के लिए, तो 6 माह के लिए यहाँ पे। अब स्टेट सी में क्या है, तो दोस्तों इसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसमें कुल कितनी रियासतें थी, तो 38। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, यहाँ पे तो रीवा। उसके बाद स्टेट डी की बात आई है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, भोपाल रियासत जितनी भी थी यहाँ पे, तो वो संपूर्ण रियासत क्या थी, स्टेट डी के नाम से यहाँ पे जानी जाती थी। ये दोस्तों कब तक चलता रहा, तो ये चलता रहा 1956 तक। ऐसे मध्य प्रदेश का स्वरूप था दोस्तों। जैसा कि 1947 के बाद जो भारत में राज्यों का गठन हो चुका था, उसके बाद ये पुनः गठन क्यों हुआ था, तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि उस समय राज्यों ने यहाँ पे मांग कर दी थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, ना कि राजनीतिक रूप से। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे राष्ट्रपति जी थे उस टाइम पे, इन्होंने एक समिति का गठन किया कि क्या राजनीतिक रूप से भारत के राज्यों का गठन होना चाहिए या फिर भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक समिति गठित की, जिसे जानते हैं हम एस.के. धर समिति। तो दोस्तों यहाँ पे एस.के. धर जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसमें कितने, तो 4 सदस्य थे टोटल। तो ये 4 सदस्यों की एक समिति थी, यहाँ पे 4 सदस्यों की समिति थी यहाँ पे दोस्तों, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एस.के. धर। तो ये कौन थे दोस्तों, तो इलाहाबाद न्यायालय के अवकाश प्राप्त यहाँ पे न्यायाधीश थे। तो इनके बारे में याद रखना, इन्होंने भाषा के आधार पर क्या भारत के राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं, इसके लिए जांच की। तो इस जांच में इन्होंने यहाँ पे भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन नहीं होगा, ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की दोस्तों, जो कि राजनीतिक रूप से इन्होंने समर्थन किया है कि यहाँ पे राजनीतिक रूप से भारत के राज्यों का गठन होना चाहिए। अब दोस्तों इनकी समिति की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक और समिति को बैठाया, जिसे किस नाम से, जिसे हम जेबीपी समिति के नाम से जानते हैं, जेबीपी समिति। तो दोस्तों यहां पे एक चीज याद रखना कि एस.के. धर समिति किस लिए यहां पे
जांच कर रही थी, भाषा के आधार पर होगा भारत के राज्यों का गठन या नहीं होगा। अब इसकी जांच करने के लिए इन्होंने तो मना कर दिया। अब यहाँ पे जेबीपी समिति है, इसने इसकी जांच की, क्या समिति ने रिपोर्ट सही पेश की है, तो इसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए जेबीपी समिति आई। और दोस्तों इसमें कितने सदस्य थे? 3। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। तो दोस्तों ये 3 लोग यहाँ पे शामिल थे इस समिति में। इन्होंने भी रिपोर्ट अपनी यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बोल दिया कि भारत के राज्यों का गठन राजनीतिक रूप से होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। तो इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन गलत ठहरा दिया दोस्तों यहाँ पे। तब उसके बाद एक घटना हुई, मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी जो लोग थे, जो राज्य की मांग कर रहे थे कि तेलुगु भाषा वाला राज्य अलग होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे उस समय 15 दिसंबर 1952 दोस्तों इस डेट को क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे ही इस समिति ने, जेबीपी समिति ने यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया, तो उसके बाद एक तेलुगु भाषी नेता थे यहाँ पे, जिनका नाम था श्री रामुल्लू जी थे। तो इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे एक अनशन कर दिया, इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसमें ये अनशन पर बैठ गए। तो इस अनशन के बाद इन्होंने 58 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अनशन किया दोस्तों। और इसके बाद ये क्या हो गए, इस दिन 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। जिसके बाद यहाँ पे सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का, यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। किसके अध्यक्षता में, तो वो सभी चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। पहले एक चीज समझने वाली है कि ऐसा क्या हुआ था। तो यहाँ पे 1947 के बाद जैसे ही भारत बना, तो वहां पे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग की जाने लगी, जिसमें की अध्यक्षता में सरकार ने यहाँ पे चेक करवाया क्या भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, नई भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब इनकी रिपोर्ट चेक करने के लिए जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनकी समिति ने भी यहाँ पे इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि नई भाषा के आधार पर नहीं होगा। तो फिर उस समय तेलुगु भाषी जो लोग थे, जो अलग प्रांत चाहते थे मद्रास से, तो दोस्तों उस समय इनकी अध्यक्षता में किसकी, श्री रामुल्लू जी की नेतृत्व में यहाँ पे एक आंदोलन स्टार्ट हो गया, जो कि 58 दिन तक आंदोलन ये करते रहे बिना कुछ खाए पिए। और 15 दिसंबर 1952 को यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो जिसके पश्चात 1 अक्टूबर 1953 इस दिन दोस्तों आंध्र प्रदेश, एक चीज याद रखना कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य गठित किया गया था। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। इसके कर्ता धर्ता कौन थे, तो श्री रामुल्लू जी थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ वो हुआ यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में समझना है तो हम पहले ये कहानी समझ रहे थे, इसके बाद हम मध्य प्रदेश को देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। ये दोस्तों तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश राज्य बनने के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक आयोग की स्थापना की, जिसे हम जानते हैं फजल अली आयोग के नाम से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जिसे हम किस नाम से, तो फजल अली आयोग। तो दोस्तों इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे फजल अली कर रहे थे। तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, फजल अली जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें 3 लोग थे, एक तो फजल अली और एक KM पाणिक्कर और हृदयनाथ, यहाँ पे हृदयनाथ कुंजरू। तो दोस्तों यहां पे याद रखना कि 3 लोग थे फजल अली आयोग में,
फजल अली आयोग में फजल अली, के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोग थे दोस्तों। इसकी अध्यक्षता में यहाँ पे एक समिति का गठन किया गया था। फजल अली जी की में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी कहाँ पे, गवर्नमेंट के पास, के भाषा के आधार पर कैसे राज्यों का गठन किया जाए। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे ये समिति कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 29 दिसंबर 1953 को। अब दोस्तों इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 30 सितंबर 1955। तो दोस्तों एक चीज याद रखना यहाँ पे कि फजल अली जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसके और सदस्य कौन थे, तो के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, यहाँ पे 3 लोग थे इस आयोग में। इस समिति का गठन कब हुआ, तो 29 दिसंबर 1953 को, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और जिसके आधार पर, इस समिति के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया कब, 1 नवंबर 1956। अब दोस्तों ये वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तो इधर पे याद रखना थोड़ा सा कि किस आयोग की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश का गठन किया गया, किस आयोग की सिफारिश पर, तो दोस्तों फजल अली आयोग की सिफारिशों पर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश जो पूर्व में था उसमें कुछ परिवर्तन भी यहाँ पे किए गए थे। तो हम इन सभी चीजों को देखते हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके आगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं मैप में कि मध्य प्रदेश में 1956 के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे हमें समझनी होगी कि जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे नीचे महाराष्ट्र लगा हुआ है दोस्तों। तो 1956 के टाइम पर यहाँ पे मराठी भाषी जो क्षेत्र थे इनमें कुछ परिवर्तन किए गए थे दोस्तों। यहाँ पे ये सभी क्षेत्र जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाला और यहाँ पे महाराष्ट्र वाला ये क्षेत्र 1956 के समय मध्य प्रदेश में आता था। लेकिन जब ये आयोग का गठन हुआ तो इसने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर जो ये वाला क्षेत्र है ये मराठी भाषी क्षेत्र है। तो दोस्तों इन क्षेत्र में से कुछ जगह हमें महाराष्ट्र को देनी पड़ी जो कि मध्य प्रदेश से अलग की गई थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी जगह थी दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले था अकोला के बाद अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा ये 8 जगह यहाँ से मध्य प्रदेश से अलग कर मराठी भाषी थी जो कि तो महाराष्ट्र को दे दी गई दोस्तों। यहाँ पे पहला परिवर्तन तो ये किया गया, ये कब किया गया तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया। अब यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि कितनी जगह थी ये 8 जो जिले थे ये सीधे महाराष्ट्र को दे दिए गए, जिसमें अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा ये 8 जिले थे जो कि मराठी भाषी थे तो महाराष्ट्र को दे दिए गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में कुछ परिवर्तन किए गए। राजस्थान में क्या परिवर्तन किया गया तो यहाँ पे राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी इसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया। तो दोस्तों इतनी चीज समझ लेना यहाँ पे कि उस टाइम पे जो सिरोंज तहसील है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आ रही है, ये तहसील राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित थी, जिसे बाद में कहाँ पे तो मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे मंदसौर की तहसील भानपुरा तहसील थी जो इसके एक गांव सुनेल टप्पा को यहाँ पे दोस्तों कोटा जिले में सम्मिलित कर दिया गया। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना कि यहाँ पे जो राजस्थान का कोटा जिला है इसमें से सिरोंज तहसील को यहाँ पे विदिशा में मिला दिया गया, और जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की सुनेल टप्पा जो भानपुरा तहसील के अंतर्गत आता था इसे मिला दिया गया पुनः कोटा जिले में। तो दोस्तों इस चीज को याद रखना, ये परिवर्तन कब किए गए थे तो ये किए गए थे 1956 के समय। अब दोस्तों इसके पश्चात मध्य प्रदेश का गठन हो गया था 1 नवंबर
1956 को, ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। उसके पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले रह गए थे। तो इसके बाद की कहानी हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश 1956 में गठन के टाइम पे था, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सन 1956 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो ये 43 जिले थे, तो इनके बारे में याद रखना। अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब उस समय मध्य प्रदेश में टोटल 43 जिले थे। उसके पश्चात दोस्तों कब? तो 26 जनवरी 1972 दोस्तों इस दिन क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1972 को यहाँ पे 2 नए जिले बने थे। एक तो दुर्ग जिले से राजनांदगांव बना था और दूसरा यहाँ पे बना था भोपाल, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील था दोस्तों। तो एक क्या बना था? यहाँ पे नया जिला बना था मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों उसके बाद कितने मध्य प्रदेश में जिले हो गए थे? तो ये हो गए थे 45। यहाँ पे याद रखना कब? तो 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनाए गए थे दोस्तों। पहला बनाया गया था यहाँ पे राजनांदगांव, जो कि दुर्ग जिले से अलग हुआ था, और दूसरा बनाया गया था भोपाल, जो कि सीहोर जिले से इधर अलग होके बना था दोस्तों। तो पहले 43 थे, फिर 45 जिले हो गए थे। इसके बाद दोस्तों 25 मई, यहाँ पे याद रखना 25 मई 1998 को यहाँ पे दोस्तों B.R. दुबे यहाँ पे सुनते जाना दोस्तों कि B.R. दुबे जी की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई दोस्तों, जिसके अंतर्गत 25 मई 1998 को 10 नए जिले और बनाए गए दोस्तों, जिसमें से वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 ही जिले हैं। इसमें से दोस्तों पहला था यहाँ पे बड़वानी, इसके बाद यहाँ पे था दोस्तों डिंडोरी, तीसरा था यहाँ पे कटनी और चौथा था यहाँ पे श्योपुर। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि कौन से 4 जिले हैं जो 25 मई 1998 को 1998 को, अब दोस्तों ये 4 जिले जो 10 जिले बनाए गए थे टोटल 25 मई 1998 को, जिसमें से 4 वर्तमान में मध्य प्रदेश में, बाकी 6 कहाँ पे हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे एक किन की अध्यक्षता में? तो B.R. दुबे जी की अध्यक्षता में इन 10 जिलों को बनाया गया था यहाँ पे। तो दोस्तों पहले कितने हो गए थे हमारे? 43 + 2 45 + 10। तो अब मध्य प्रदेश में टोटल जिले हो गए थे कितने? 55। अब दोस्तों इसके आगे हम देख लेते हैं। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे 10 जून 1998 में यहाँ पे दोस्तों सिंहदेव समिति की अध्यक्षता में फिर से 6 नए जिले बनाए गए, जिनमें से 3 वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से थे ये 3 जिले दोस्तों? तो पहला था नीमच, दूसरा हरदा और यहाँ पे दोस्तों उमरिया। तो इसके बारे में याद रखना कि पहले कितने बनाए गए थे? तो 10 जिले बनाए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग 55 हो गए थे दोस्तों। उसके बाद सिंहदेव वो कब बनाए गए थे? तो 25 मई को बनाए गए। 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए थे, और यहाँ पे 10 जून 1998 को कितने नए जिले बनाए गए? तो 6 नए जिले बनाए गए थे दोस्तों। तो ये सिंहदेव समिति की अध्यक्षता में बनाए गए थे दोस्तों, जिसमें से कितने? तो 3 मध्य प्रदेश में, पहला नीमच, उमरिया और हरदा, यह 3 जिले बनाए गए थे। जिसके बाद दोस्तों कितने टोटल हो गए थे? तो मध्य प्रदेश में 55 + 6 बनाए गए थे, तो कितने हो गए थे? 61, जिसमें से मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 3 हैं। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले हो गए थे। ये कब हो गए थे? 1998 में हो गए थे। अब दोस्तों इसके पश्चात क्या हुआ था? तो इसके पश्चात यहाँ पे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि 16 जिले लेकर 1 नवंबर सन 2000 को यहाँ पे अलग हो गया था। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ था यहाँ पे? तो 1 नवंबर को सन 2000
को छत्तीसगढ़ राज्य टोटल 16 जिले अलग करके यहां से मध्य प्रदेश से अलग हो गया था दोस्तों। इसके पश्चात मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले रह गए थे पुनर्गठन होने के पश्चात? तो मध्य प्रदेश में टोटल जिले रह गए थे दोस्तों 45। यहां पे याद रखना कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो कितने जिले अलग हो गए थे? 16 जिले अलग हो गए थे। और फिर कितने रह गए थे? तो टोटल 45 जिले रह गए थे दोस्तों। इसके पश्चात मध्य प्रदेश में फिर से यहां पे 15 अगस्त 2003, तो 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए थे दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश में 2003 में कितने नए जिले बनाए गए? तो 3 नए जिले बनाए गए थे। पहला कौन सा था? तो पहला यहाँ पे बुरहानपुर बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों अनूपपुर बनाया गया था और इसके बाद यहाँ पे अशोकनगर को बनाया गया था। तो एक चीज याद रखना कि 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। पहला अनूपपुर, दूसरा बुरहानपुर, तीसरा अशोकनगर। इन 3 नए जिलों को बनाया गया, जिसके बाद 45 + 3 48 जिले मध्य प्रदेश में हो गए थे दोस्तों। इसके पश्चात फिर से 17 मई यहां पे दोस्तों 17 मई 2008 को फिर से यहां पे 2 नए जिले बनाए गए थे। तो दोस्तों 17 मई को एक जिला बना था यहां पे, 17 मई 2008 को एक जिला बना था जिसका नाम था यहां पे अलीराजपुर। तो इसके बारे में आप यहां पे देख सकते हैं कि 17 मई 2008 को एक नया जिला अलीराजपुर को बनाया गया था। और इसके पश्चात 24 मई को, कब दोस्तों? तो 24 मई को यहाँ पे एक और नया जिला बनाया गया जो कि सिंगरौली था दोस्तों। तो इसे याद रखना, जो कि सीधी से अलग हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है 24 मई 2008 को और यहाँ पे 17 मई 2008 को। तो इसके बारे में याद रखना, एक इससे तो झाबुआ से अलग हुआ था और ये कहाँ से? तो सीधी से अलग हुआ था, सिंगरौली। अब उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे 16 अगस्त, इसके पश्चात कब? तो 16 अगस्त 2013 को। तो 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा नया जिला बना था दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश का कौन सा? तो 51वां जिला बना था। इसके बारे में याद रखना। उसके पश्चात सबसे लास्ट में निवाड़ी जिला, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। इस तरह अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52वां जिला कौन सा बना था? तो 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला बना था यहाँ पे निवाड़ी। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।